सोचो अगर नरेंद्र मोदी गुस्से में आ जाएं और अखंड भारत बनाने का ऐलान कर दें तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले इंडिया नेपाल और भूटान पर हमला करेगा, जिससे वह इंडियन आर्मी के आगे टिक नहीं पाएंगे और आसानी से इंडिया में मिल जाएंगे। फिर भारत बांग्लादेश पर अटैक करेगा, लेकिन बांग्लादेश बिना लड़ेगी पीछे हट जाएगा और भारत में मिल जाएगा। अब इसके बाद होगा महायुद्ध, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पर बहुत जोरदार हमला करेगा, जिससे पाकिस्तान भी खूब डटकर मुकाबला करेगा। लेकिन इंडिया ज्यादा पावरफुल होने के कारण पाकिस्तान अंत में हार जाएगा और भारत में मिल जाएगा। अब भारत श्रीलंका की ओर बढ़ेगा, जिससे इंडियन नेवी श्रीलंका को चारों तरफ से घेर लेगी और कुछ ही दिनों में श्रीलंका भी भारत में मिल जाएगा। अब भारत और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिसके कारण अफगानिस्तान पर हमला करेगा। लेकिन अफगानिस्तान की पहाड़ियों में इंडिया को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन एडवांस वेपन्स और रणनीति के दम पर भारत इसे भी हराकर अपने में मिला लेगा। अब भारत का कदम म्यांमार की तरफ उठेगा और सभी विरोधियों को कुचलते हुए म्यांमार पर अपना साम्राज्य फैला देगा। और इसके बाद होगा मौत का तांडव, क्योंकि भारत अपनी पूरी पावर के साथ चीन पर अटैक करेगा, जिसे शुरुआत में भारत को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन दूसरी बार इंडिया और ज्यादा तगड़ा अटैक करेगा, जिससे चीन का बहुत नुकसान होगा और तिब्बत भी भारत में मिल जाएगा और इंडिया फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। और अब तुम बताओ, क्या अखंड भारत बनना चाहिए या नहीं। और जो लोग चाहते हैं कि अखंड भारत वापस आए, वह वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। रशिया क्यों भारत को अपने सबसे घातक हथियार दे रहा है? क्या रूस को भारत के भविष्य का कोई ऐसा राज पता है जो बाकी दुनिया नहीं जानती, या फिर रूस को पहले से मालूम है कि आने वाले वक्त में भारत पर कोई बड़ा हमला होने वाला है, इसीलिए रूस अब अपनी सबसे खतरनाक R-37 मिसाइल भारत को देना चाहता है, वो भी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ। क्योंकि रशिया का दावा है कि R-37 मिसाइल दुनिया की सबसे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो 400 किलोमीटर दूर तक किसी भी दुश्मन के फाइटर जेट को उड़ने से पहले ही तबाह कर सकती है। मतलब दुश्मन उड़ भी नहीं पाएगा और गिरा दिया जाएगा। और इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि यह हमारे फाइटर Su-30 MKI में लग सकती है। अब सोचो, अगर ये मिसाइल भी भारत के Su-30 MKI में लगा दी जाए, जो पहले से ही दुनिया की सबसे एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस को कैरी करता है, तो ये एक ऐसा फाइटर बन जाएगा जो आसमान में भी मार करेगा और जमीन पर भी तबाही मचाएगा। और ये अकेला ही जेट हवा में 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के प्लेन गिरा सकता है और जमीन पर ब्रह्मोस छोड़कर पूरी बटालियन को साफ कर सकता है। अब तुम लोग कमेंट में बताओ, क्या भारत को R-37 मिसाइल ले लेनी चाहिए या नहीं। और जो लोग अपने भारत देश से प्यार करते हैं, वो वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साल था 1998, जब चीन ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा, भारत कभी भी चीन जैसा परमाणु बम नहीं बना पाएगा, जिससे अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी को यह सारी बात बताई और कहा, हमें चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए परमाणु बम बनाने ही होंगे। कलाम जी ने कहा, अगर हमने परमाणु हथियार बना लिए और अमेरिका के सैटेलाइट को पता चल गया तो अमेरिका हम पर हमला कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, हमें भारत के भविष्य के लिए यह रिस्क लेना ही पड़ेगा। कलाम जी ने कहा, ठीक है, जिससे कलाम जी परमाणु बम बनाने लग गए और अमेरिकी सैटेलाइट से बचने के लिए वह सिर्फ रात में काम करते थे। इसी तरह सैटेलाइट से बचते बचाते 9 मई 1998 को परमाणु बम बना लिया गया। फिर जैसे ही 11 मई 1998 को अमेरिका का जासूसी सैटेलाइट भारत से गुजरा, 3:45 पर पहला ब्लास्ट हुआ, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। इसी के साथ पहला ही परीक्षण सफल रहा। उसके बाद लगातार 3 ब्लास्ट और किए गए। तभी APJ अब्दुल कलाम जी ने देखा कि अमेरिका का सैटेलाइट वापस आ रहा है, तो तुरंत उन्होंने मौसम विभाग में फोन करके कहा, आप ये खबर फैला दीजिए कि राजस्थान के पोखरण में बहुत तेज तूफान आया है, जिससे अमेरिका ने देखा और ये सच मान लिया कि राजस्थान में तूफान ही आया है। लेकिन कुछ दिन बाद अमेरिका को पता चल गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पीच में कहा, अब कोई भी देश आ जाए, हम भी दिखा देंगे कि कितनी पावर है भारत में। ये मूवमेंट बहुत प्राउड फील कराता है। अगर आप भी अपने भारत पर प्राउड करते हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखें। पहलगाम हमले के बाद अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग होती है, तो क्या पाकिस्तान वाकई भारत पर भारी पड़ेगा या फिर कुछ ही घंटों में पाकिस्तान नक्शे से ही मिट जाएगा। देखो, अगर जंग हुई तो पाकिस्तान सबसे पहले दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र पर अपनी मिसाइलें बरसाएगा। लेकिन वो मिसाइलें टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, क्योंकि भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तैनात है, जिससे ये सिस्टम मिसाइल्स को डिटेक्ट करके हवा में ही तबाह कर देंगे। फिर जब भारत जवाबी हमला करेगा तो पाकिस्तान के पास इतने ताकतवर सिस्टम ही नहीं है जो इंडिया की मिसाइल्स को रोक सके, जिसके कारण लाहौर, कराची और इस्लामाबाद सब तबाह हो जाएंगे, जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे। और अगर ये जंग न्यूक्लियर हथियारों तक पहुंच गई तो करोड़ों लोग कुछ ही घंटों में मारे जाएंगे, जिससे पाकिस्तान लगभग खत्म हो जाएगा और इंडिया का भी काफी नुकसान होगा। अब तुम कमेंट में बताओ, कौन सा देश जीतेगा और कौन सा हारेगा। और जो लोग इंडिया से प्यार करते हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 1966 में जब भारतीय फौज पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई तो घबराया पाकिस्तान अमेरिका से बोला, माई बाप कुछ कीजिए, नहीं तो भारत हमें नक्शे से ही मिटा देगा। अमेरिका ने शास्त्री जी को धमकी दी, फौरन युद्ध रोक दो, नहीं तो हम तुम्हें गेहूं नहीं देंगे। शास्त्री जी ने सीधा जवाब दिया, ठीक है, मत दो। यह सुनते ही अमेरिका बौखला गया और भारत पर दबाव बनाने के लिए एक अमेरिकी अधिकारी ने एक चाल चली। उसने अखबार में यह छपवा दिया कि अगर हम भारत को गेहूं बेचना बंद कर दे तो भारत के लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन शास्त्री जी समझ गए अमेरिका यह सब पाकिस्तान के कहने पर कर रहा है, इसलिए उन्होंने
अमेरिका को करारा जवाब दिया, अगर गेहूं नहीं दोगे तो हम एक वक्त का खाना छोड़ देंगे, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। जिसके चलते शास्त्री जी ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई जिसमें अमेरिका के साथ समझौता रद्द करने की घोषणा की और कहा आने वाली नई फसल तक हम सबको सप्ताह में एक दिन का उपवास करना होगा, जिसके कारण सभी भारतीयों ने सोमवार को उपवास किया। और अब बताओ, अगर तुम उस समय में होते तो क्या अपने देश का साथ देते? जिन लोगों का जवाब हाँ है वो वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट। 1962 में लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर भारत और चीन में घमासान युद्ध चल रहा था। तब चीन ने एक खतरनाक चाल चली जिससे इंडिया लगभग पूरा खत्म हो जाता, क्योंकि चीन को पाकिस्तान से खबर मिली कि अरुणाचल प्रदेश के बुमला पास पर सिर्फ 20 भारतीय सैनिक तैनात है, जिससे चीन ने सोचा अगर हम इन्हें खत्म कर दें तो पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा हो जाएगा, जिसके कारण चीन ने अपने 300 सैनिकों को वहां भेज दिया। बुमला पास पोस्ट पर तैनात थे सूबेदार जोगिंदर सिंह और भारतीय सिख रेजिमेंट के 19 सैनिक। तभी भारतीय हाईकमान ने उन्हें आगाह किया कि चीन की तरफ से 300 सैनिक उनकी ओर बढ़ रहे हैं, जिनके आगे टिकना मुश्किल है। जोगिंदर सिंह ने जवाब दिया, सर भारत माँ की कसम, वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया और चीन की फौज से लड़ने के लिए उन्होंने रात को ही तैयारी कर ली थी। और सुबह के 5 बजते ही चीनियों ने अचानक से हमला कर दिया, जिसमें हमारे वीर जवानों ने पहले ही बार में दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया और पीछे खदेड़ दिया। लेकिन अब हमारे जवानों के पास बहुत कम गोलियां बची थी और रेडियो लाइन भी टूट गई थी, जिसके कारण चीनियों ने फिर से हमला किया, जिसमें 200 चीनी सैनिक मारे गए, जिसमें से सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अकेले 56 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। और थोड़ी ही देर बाद हमारे वीर जवान भी अपने देश के लिए शहीद हो गए। इसीलिए ऐसे वीर जवानों के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखना। कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया में खाने की कमी हो गई थी। उसी समय तुर्की ने इंडिया को 50 टन गेहूं का ऑर्डर दिया था और भारत ने उसी समय गेहूं भेज दिया था, लेकिन तुर्की ने गेहूं लेने से मना कर दिया और साथ में ये भी कहा कि इंडिया के गेहूं में रुबेला नामक एक वायरस है, जिससे तुर्की ने सारा गेहूं वापस भेज दिया था। लेकिन भारत को नुकसान न हो इसलिए आधा गेहूं इजिप्ट और आधा इजराइल ने खरीद लिया। लेकिन बाद में तुर्की के हालात बहुत खराब हो गए, वहाँ पर भुखमरी फैलने लगी, जिसके कारण तुर्की घबरा गया और रूस के पास गया। लेकिन रूस ने कहा युद्ध के चलते हम जमीन के रास्तों से गेहूं नहीं भेज सकते, अगर आपको गेहूं चाहिए तो आपको समुद्र के रास्ते अपने जहाज भेजने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ हमने दुश्मनों के लिए बॉम्ब लगा रखे हैं, अगर वहाँ आपका कोई जहाज नष्ट हो गया तो उसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे। जिससे तुर्की की हालत और ज्यादा खराब होने लगी, जिसके चलते फिर से भारत से गेहूं की मांग की, लेकिन भारत ने मना कर दिया, जिसके कारण तुर्की में 2 साल तक भुखमरी रही। और अब तुम बताओ क्या भारत ने सही किया या नहीं? और जो लोग इंडिया से है वो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 1967 में इजिप्ट के पास अमेरिका का एक खुफिया जहाज USS लिबर्टी मजे से तैर रहा था और तभी अचानक से उन पर मिसाइल से हमला होने लगता है और अमेरिकी नौसेना कुछ समझ पाती, इतने में तो उनका आधे से ज्यादा जहाज तबाह हो जाता है, जिसमें 34 अमेरिकन मारे जाते हैं और 191 बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। यह सब देखकर जहाज का कैप्टन अमेरिका को सूचित करने के लिए कॉल लगाता है, लेकिन हमला इतना भयानक होता है कि जिसमें सारी रेडियो लाइन टूट जाती है, जिसके कारण वह 2 दिन के लिए इस जहाज पर भूखे प्यासे फंस जाते हैं। लेकिन जैसे ही 2 दिन बाद अमेरिका को पता चलता है कि उनके जहाज पर हमला हुआ है तो अमेरिका यह सुनते ही आग बबूला हो जाता है, जिससे अमेरिका अपनी सारी आर्मी को जहाज के पास भेज देता है और अमेरिका खुलेआम सभी देशों को चेतावनी देता है, जो भी देश इस हमले के पीछे हैं वो सामने आकर माफी मांग ले, वरना हम उसे दुनिया के नक्शे से ही मिटा देंगे। सारे देश डर के मारे चुप थे और इसी डर की वजह से इजराइल सामने आ गया और बोला ये हमारी गलती थी, हमें लगा वो इजिप्ट का जहाज है इसलिए हमने इस पर हमला किया था और ये सब गलती से हुआ था। लेकिन USS लिबर्टी जहाज पर बचे हुए सैनिकों ने साफ कहा ये हमला गलती नहीं थी बल्कि जानबूझकर किया गया था। लेकिन अमेरिका ने ये मुद्दा बाद में दबा दिया गया, क्योंकि इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त है। लेकिन इजराइल ने सारे नौसैनिकों को $6 मिलियन का मुआवजा दिया। लेकिन अब आप सोचिए अगर इजराइल की जगह कोई और देश होता तो क्या अमेरिका उसे ऐसे ही माफ कर देता? कमेंट में जरूर बताना। और जो लोग इंडिया से हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 1871 में की गई एक रहस्यमयी भविष्यवाणी 2025 में सच होती दिख रही है, क्योंकि एल्बर्ट पाइक नाम के इस लेखक ने 1871 में जुसेप्पे मज्जीनी को एक पत्र लिखा था जिसमें दावा किया गया था कि वर्ल्ड वॉर 1, 2 और 3 शायद पहले से ही प्लान किए जा चुके हैं, जिसके बाद से ये एक कंट्रोवर्शियल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गई है। इस थ्योरी के अनुसार कहा जाता है कि उस लेटर में लिखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी ताकि त्सार ऑफ रशिया का शासन गिराया जा सके, जिससे अथिस्ट कम्युनिज्म रशिया में स्थापित हो सके। और फिर वैसे ही हुआ। 1914 से 1917 में आया रशियन रेवोल्यूशन, जिसमें त्सार को गिरा दिया गया और जिससे USSR बना। और इस थ्योरी के हिसाब से दूसरी वर्ल्ड वॉर होगी फैशिस्ट यानी नाजीज और पॉलिटिकल जायनिस्ट्स के बीच। इसका मकसद होगा नाजिज्म को खत्म करना और जायनिज्म को इतना मजबूत बनाना जिससे यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाया जा सके। और फिर वैसे ही हुआ। 1939 में हिटलर ने लाखों यहूदियों को खत्म किया, लेकिन 1948 में इसराइल एक कंट्री बन गया। और अब तीसरी वॉर के बारे में सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जिसने लिखा था कि उसी जायनिस्ट स्टेट और इस्लामिक लीडर्स के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट बनाया जाएगा जिससे
युद्ध ऐसा होगा कि दोनों साइड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और अगर देखा जाए तो सेम वैसा ही हो रहा है इजराइल और इस्लामिक देशों के बीच। अब तुम बताओ कमेंट में तुम्हें क्या लगता है, ये सच है या नहीं? मुझे तो काफी हद तक सच लग रहा है। और जो लोग इंडिया से है वो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर। अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें चिल्लाऊं मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे